अब भारत में भूगोल के सर्वश्रेष्ठ शिक्षक संजीव शर्मा सर भारत के सर्वश्रेष्ठ संस्थान दीक्षांत IAS में पहली बार भूगोल वैकल्पिक विषय की कक्षा ऑनलाइन में प्रारंभ 15 जून दोपहर के 3 बजे से द्वारा संजीव शर्मा सर। डाउनलोड दीक्षांत एजुकेशन ऐप और पढ़े भारत के अनुभवी श्रेष्ठ शिक्षक से दीक्षांत IAS में। हेलो स्टूडेंट्स, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर आपसे बात करने जा रहा हूं। और बात क्या कहा जाए, पूरे का पूरा एक अध्यापन होगा और आप हमारे साथ अध्ययन करेंगे। और यह टॉपिक है भारत की जलवायु और भारत की जलवायु से संबंधित मॉनसून और विभिन्न प्रकार की जो घटनाएं भारत में घटित होती हैं। तो एक बड़ा सा व्यापक संदर्भ में इस टॉपिक को पढ़ने की ज़रूरत है। तो हम शुरू करेंगे एकदम बेसिक से, जहां प्रत्येक बच्चे को यह बात समझ में आ जाए कि भारत की जलवायु का मतलब क्या है। और फिर हम देखेंगे कि भारत की जलवायु को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं और मॉनसून की भूमिका उसमें क्या है। ठीक है, तो यह 2-3 खंडों में इस क्लास को हम आगे संचालित करेंगे। तो सबसे पहले भारत की जलवायु पे हम बात करते हैं। देखिए, जैसा कि आपको पता होगा कि जलवायु से तात्पर्य मौसमी दशाओं के दीर्घकालिक औसत से है। अगर मौसम की दशाओं के लंबे समय का औसत लिया जाए तो इसे जलवायु कहते हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि वायुमंडलीय दशाओं का अगर योग औसत लंबे समय में कैलकुलेट किया जाए, निकाला जाए, तो जिस प्रकार की वायुमंडलीय दशाएं हमें दिखाई देंगी या औसत दशाएं सामने आएंगी, उसे हम जलवायु कहेंगे। जैसे अगर हम प्रत्येक घंटे के तापमान को, प्रत्येक घंटे के या हर दिन के तापमान को, आर्द्रता को समझते हैं, तो यह सामान्यतः मौसम कहलाता है, क्योंकि मौसम अल्पकालिक दशाओं को व्यक्त करता है। नहीं, जैसे ही हम वर्ष के या कई वर्षों के औसत तापमान का निर्धारण कर लें, औसत आर्द्रता, औसत वर्षा का निर्धारण कर लें, तो इससे जो वायुमंडलीय दशाएं उभर कर सामने आती हैं, ऋतु परिवर्तन की दशा, मौसमी परिवर्तन की दशा, किस मौसम में कितनी वर्षा होती हैं, कितनी औसत वर्षा होती हैं, ये पूरा का पूरा जलवायु को बताता है। तो जलवायु में हम लंबे समय के औसत दशाओं को आधार बनाकर किसी भी प्रदेश के तापमान, वायुदाब, आर्द्रता और विभिन्न प्रकार की वायुमंडलीय घटनाओं, जैसे चक्रवात की दशाएं हो, चाहे वर्षा के विविध कारक हो, हम उसका अध्ययन करते हैं। जैसे अगर 2021 में ताउते जैसे चक्रवात का आना, अब ताउते चक्रवात का आना एक मौसम विशेष की घटना है। यह प्री मॉनसून रैन कहलाती हैं, मानसून पूर्व की वर्षा कहलाती हैं। और सामान्यतः फरवरी से मई तक ऐसे चक्रवातीय वर्षा भारत में घटित होती हैं। तो ये भारतीय जलवायु की एक विशेषता हो गई कि भारत में उष्ण चक्रवातीय वर्षा फरवरी से मई तक होती हैं। लेकिन फरवरी से मई तक इसकी स्थिति, इसका समय एकदम से फिक्स नहीं होता। हर वर्ष इसके उत्पन्न होने और इसके प्रभाव और प्रभावित क्षेत्रों के समय में, अप्रभावित क्षेत्रों में पर्याप्त विविधता पाई जाती है। जैसे कभी बंगाली खाड़ी से उत्पन्न हो गई, जैसे यास ताउते जैसे अरब सागर से उत्पन्न हो गई, कभी वह केरल को प्रभावित कर रही है, कभी मुंबई को प्रभावित कर रही है, कभी तमिलनाडु को कर रही हैं, कभी वो आंध्र प्रदेश, उड़ीसा को, कभी उड़ीसा और पश्चिम बंगाल को प्रभावित कर रही हैं। तो ये मौसमी विविधता कहलाती है। लेकिन जब हम एक जनरलाइज करते हैं, सामान्यीकरण करते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि फरवरी से मई तक इस प्रकार के उष्ण चक्रवात या तो बंगाल की खाड़ी में, या तो अरब सागर में, या एक ही मौसम में फरवरी से मई तक अरब सागर में भी और बंगाल की खाड़ी में भी उत्पन्न होते हैं, जो सन 2021 में मई में उत्पन्न हुआ। तो भारत की जलवायु को समझने के लिए भारत की अक्षांशीय स्थिति, भारत की भौगोलिक स्थिति और इससे संबंधित विभिन्न घटनाओं को समझने की आवश्यकता है। सामान्यतः हम भारत की जलवायु के लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं और वह शब्द है भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय
मॉनसूनी जलवायु है। चलिए यहीं से शुरुआत करते हैं। तो भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मॉनसूनी जलवायु है, मींस ट्रॉपिकल मॉनसूनी क्लाइमेट भारत को रिप्रेजेंट करता है जलवायु के रूप में। अब क्या मायने हैं इसका, क्यों हम उष्णकटिबंधीय मॉनसूनी जलवायु कहते हैं? लेकिन इस शब्द से इतनी बात तो समझ में आ रही है कि भारत की जलवायु ही मॉनसूनी प्रकार की है, मींस मॉनसून का भारत की जलवायु के लिए व्यापक महत्व है, व्यापक संदर्भ है। तो उष्णकटिबंधीय का क्या मतलब है? उष्णकटिबंधीय जलवायु का मतलब होता है किसी भी प्रदेश का उष्णकटिबंध में स्थित होना। अगर कोई प्रदेश उष्णकटिबंध में स्थित है, अर्थात जहां कर्क रेखा या मकर रेखा गुजरती हो, जो कर्क या मकर रेखा के दोनों ओर विस्तृत हो, ऐसी स्थिति को हम, ऐसी भौगोलिक स्थिति को हम उष्णकटिबंधीय स्थिति कहते हैं। तो भारत के लगभग मध्य से कर्क रेखा गुजरती है, इसका मतलब भारत भौगोलिक दृष्टिकोण से उष्णकटिबंध में स्थित है, इसलिए भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय है। लेकिन उष्णकटिबंधीय जलवायु तो बहुत सारे क्षेत्रों की है, सहारा मरुस्थल की भी है, कालाहारी की भी है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई मरुस्थल की भी है, कैलिफोर्निया की मरुस्थल की भी है। उष्णकटिबंधीय जलवायु दक्षिण पूर्वी यूएसए की भी है, पूर्वी तटीय ब्राजील की भी है, पूर्वी तटीय ऑस्ट्रेलिया की भी है। मीन्स उष्णकटिबंध में तो बहुत सारे क्षेत्र स्थित है। महाद्वीप के पूर्वी तट भी आते हैं, पश्चिमी तट भी आते हैं, आंतरिक भाग भी आते हैं, और भारत भी है। लेकिन भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय जलवायु होते हुए भी इन विभिन्न क्षेत्रों के जलवायु से विविध है, विशिष्ट है, क्योंकि भारतीय उपमहाद्वीप में मॉनसूनी पवनें सर्वाधिक प्रभावी जलवायु कारक है। बाकी क्षेत्रों में पूर्वी तट पर व्यापारिक पवनें चलती हैं और पश्चिमी तट पर मरुस्थल पाए जाते हैं। तो उष्णकटिबंध में पूर्वी तट पर व्यापारिक पवन चलती हैं, पश्चिमी तट पर डेजर्ट पाए जाते हैं, क्योंकि वहां पर वर्षा नहीं हो पाती, और कर्क मकर रेखा होने के कारण वहां स्वाभाविक है कि गर्मी तो बढ़ेगी, लेकिन वर्षा यदि नहीं होगी वर्ष भर तो डेजर्ट, गर्म मरुस्थल की दशाएं उत्पन्न होती हैं। लेकिन पूर्वी तट पर व्यापारिक पवनें चूंकि पूर्व से पश्चिम चलती हैं, इसलिए पूर्वी तट पर पर्याप्त वर्षा होती है। इसीलिए किसी भी महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय प्रदेश में पूर्वी तटीय भाग, महाद्वीप की बात हो रही है, छोटे छोटे क्षेत्रों में अपवाद मिलते हैं, महाद्वीपों के पूर्वी तटीय भाग में डेजर्ट नहीं पाए जाते, हरा भरा क्षेत्र है, पर्याप्त वर्षा होती है। चाहे पूर्वी ऑस्ट्रेलिया ले लीजिए, दक्षिण पूर्वी यूएसए ले लें, पूर्वी ब्राजील ले लें, दक्षिण पूर्वी दक्षिणी अफ्रीका का हिस्सा ले लें, मेडागास्कर ले लें, ये सभी जगह अच्छी खासी वर्षा होती हैं। और लेकिन पूर्वी तटीय स्थिति सोमालिया का भी है, इथोपिया का भी है, और वहां मरुस्थल जैसी दशाएं, शुष्क अर्धशुष्क दशाएं पाई जाती हैं। अब चूंकि सोमालिया इथोपिया का जो एरिया है, इवन सऊदी अरब वाला एरिया है, यह मॉनसूनी जलवायु के प्रदेश से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, और मॉनसूनी पवनें इन क्षेत्रों में वर्षा नहीं कर पाती, इसलिए यहाँ मरुस्थल जैसी दशाएं पाई जाती हैं। मतलब जलवायु को समझने के लिए हमें केवल कटिबंध का ज्ञान नहीं होना चाहिए, बल्कि उसी कटिबंध पे विभिन्न क्षेत्रों में कौन कौन से फैक्टर जलवायु को, मौसम को निर्धारित करते हैं, उस पर विशद विवेचना की आवश्यकता होती है। भारत उष्णकटिबंध में होते हुए भी एक विशिष्ट स्थिति वाला प्रदेश है, एक विशिष्ट स्थिति वाला देश है, जो तीन तरफ सागरों से घिरा हुआ है और जहां मॉनसूनी पवनें भारत में प्रवेश करती हैं। ग्रीष्म काल में यहां दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर चलने वाली दक्षिण पश्चिमी मॉनसूनी पवन, और शीतकाल में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर चलने वाली उत्तरी पूर्वी मॉनसूनी पवन। अतः मॉनसूनी पवनों द्वारा यहां पश्चिमी तट पर भी और पूर्वी तट पर भी वर्षा हो जाती हैं। इसीलिए भारत में पूर्वी और पश्चिमी तटवर्ती प्रदेशों में डेजर्ट की दशा, मरुस्थल की दशा नहीं पाई जाती। मतलब उस कटिबंध में होते हुए भी यहां पूर्वी तटीय भाग और पश्चिमी तटीय भाग में वर्षा संबंधी बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, और दोनों आर्द्र प्रदेश हैं, कहीं शुष्कता नहीं पाई जाती। जबकि ऑस्ट्रेलिया हो,
उत्तरी अमेरिका हो, दक्षिण अमेरिका हो, अफ्रीका हो, वहां पश्चिमी तटीय भाग में डेजर्ट पाए जाते हैं, जबकि भारत में नहीं पाए जाते, क्योंकि भारत में मॉनसूनी पवनों द्वारा लगभग भारत के संपूर्ण भाग में वर्षा हो जाती है और इतनी हो जाती है कि बड़े डेजर्ट की दशाएं नहीं पाई जाती। लेकिन यहीं अरावली के पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा कम होती जाती हैं, औसत 25 सेंटीमीटर और कई क्षेत्रों में औसत 10-12 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। और ऐसे क्षेत्र में डेजर्ट का विकास हुआ है, जैसे पश्चिमी राजस्थान में थार का मरुस्थल। तो भारत में भी डेजर्ट हैं, लेकिन इसका संबंध मॉनसूनी पवनों की पहुंच वहां तक नहीं होना या फिर मॉनसूनी वर्षा का वहां तक बहुत अल्प मात्रा में होना है। अरावली पर्वत उत्तर दक्षिण लगभग स्थित है, अतः मॉनसूनी पवनें अरावली के समानांतर आगे बढ़ जाती हैं और इसीलिए राजस्थान में भी वर्षा कम होती है, और जैसे जैसे अरावली के पश्चिम में जाते हैं वर्षा की मात्रा कम होती जाती है। और पश्चिमी राजस्थान का क्षेत्र डेजर्ट के रूप में डेवलप हुआ है, उसका एक बड़ा हिस्सा डेजर्ट है। मतलब उष्णकटिबंधीय जलवायु में होते हुए भी भारत की जलवायु अन्य उष्णकटिबंधीय प्रदेशों या देशों से पूर्णतः पृथक है, विशिष्ट है, विविध है, क्योंकि भारत की जलवायु को मॉनसूनी पवनें व्यापकता से प्रभावित करती हैं और भारत में होने वाली वर्षा का 80% से अधिक और भारत के लगभग सभी क्षेत्रों में जो वर्षा होती है उसका मुख्य स्रोत मॉनसून पवन ही है। इसलिए भारत की जलवायु को चूंकि मॉनसून व्यापकता से निर्धारित करती हैं, इसी कारण हम भारत की जलवायु को बार बार मैं कह रहा हूं उष्णकटिबंधीय मॉनसूनी जलवायु कहा जाता है। तो बहुत सिंपल सा फंडा है, फैक्ट है, कॉन्सेप्ट है कि भारत की जलवायु को उष्णकटिबंधीय मॉनसूनी कहे जाने के आधारों को समझाए। एक क्वेश्चन क्रिएट हो जाता है। तो चलिए थोड़ा बोर्ड वर्क करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो पहला ही सवाल यहां पे क्रिएट हो गया कि आखिर भारत की जलवायु को उष्णकटिबंधीय मॉनसूनी जलवायु क्यों कहा जाता है। ठीक, तो शुरू करते हैं। भारत की जलवायु, भारत की जलवायु सिंपली भारत की जलवायु क्या है भाई? उष्णकटिबंधीय मॉनसूनी जलवायु। पहला लाइन भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मॉनसूनी जलवायु है। तो दो बातें आ जाती हैं, उष्णकटिबंधीय और दूसरा मॉनसूनी। तो पहला, आखिर उष्णकटिबंधीय क्यों कहते हैं भारत की जलवायु को? जलवायु कहे जाने के कारण के आधार कहिए, कारण कहिए, कारक कहिए, आधार। सिंपल सा एक आधार है कि भारत भौगोलिक रूप से, पूरा अगर सेंटेंस लिखूं, भौगोलिक रूप से उष्ण कटिबंध में स्थित है। और उस कटिबंध वह क्षेत्र होता है जहां से कर्क या मकर रेखा गुजरती हैं। तो भारत भौगोलिक रूप से उष्णकटिबंध में स्थित है, इसलिए भारत की जलवायु को हम क्या कहेंगे? उष्णकटिबंधीय कहेंगे। सिंपल सी बात। तो हम अगर इसे देखें तो भारत की स्थिति को हम थोड़ा सा देखते हुए आगे बढ़ सकते हैं। एक साधारण सा डायग्राम बनाओ। तो ये विषुवत रेखा, यह लगभग 23.5 डिग्री नॉर्थ, कौन सी रेखा? कर्क रेखा। तो भारत के मध्य से बाकी इस तरफ हिमालय का रेंज, पूरा मैं बनाऊंगा, अभी उसकी जरूरत नहीं। हिमालय रेंज, ये भारत। तो भारत की भौगोलिक स्थिति उष्णकटिबंधीय है। तो भारत पूरा का पूरा मैक्सिमम कहां स्थित है? उष्णकटिबंधीय स्थिति। उष्णकटिबंधीय जलवायु की बात की जाए तो अभी यह बात जो मैं बोलने जा रहा हूं शायद बहुत कम बच्चे समझ पाते होंगे। पहले चलिए हमारी बात समझिए।
उष्णकटिबंधीय जलवायु का मतलब होता है कि या तो कर्क रेखा मकर रेखा गुजरे। ये तो चलिए स्थिति हो गई। आखिर उष्णकटिबंधीय जलवायु का मौलिक लक्षण क्या है जो कहीं भी पाई जाएगी? विश्व में कहीं भी उष्णकटिबंधीय जलवायु की बात की जाए तो उसका पहला पॉइंट, पहली बात यह समझ में आती है कि अगर उष्णकटिबंधीय जलवायु है तो वहां वर्ष में एक बार कम से कम सूर्य की किरणें लंबवत होंगी। जैसे कर्क रेखा भी है तो सूर्य की किरणें लंबवत होंगी, और लगभग 6 महीने सूर्य उत्तरायण होता है अर्थात विषुवत रेखा के उत्तर में, और 6 महीने सूर्य विषुवत रेखा के दक्षिण में होता है। पता है सबको? तो सूर्य जब 6 महीने उत्तर में होता है तो वह कर्क रेखा पर 21 जून को लंबवत होता है, और लगभग 6 महीने सूर्य के उत्तरायण की स्थिति में कर्क रेखा और उसके आसपास के क्षेत्रों का तापमान ऊंचा बना रहता है, और इसी समय वहां ग्रीष्मकाल होती है। ठीक, और इसी समय मकर रेखा पर क्या होगा? शीतकाल। ठीक, जब सूर्य 6 महीने की स्थिति में दक्षिणायन हो गया, तो जब सूर्य दक्षिणायन होता है तो अब उत्तरी गोलार्ध में या कर्क रेखा के आसपास के क्षेत्र ठंडे हो जाते हैं। क्योंकि सूर्य की दूरी बढ़ गई तो वहां तापमान में कमी आ जाती है, और इसी क्रम में दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा के पास तापमान के बढ़ने से वहां ग्रीष्मकाल की दशा उत्पन्न होती है और तापमान में वृद्धि होती है। मतलब स्पष्ट दिख रहा है कि उष्णकटिबंधीय दशाओं में सबसे बड़ा जो बड़ी घटना होती है वह यह है कि ग्रीष्मकाल गर्म होगी और शीतकाल ठंडी होगी, और सूर्य के उत्तरायण एवं दक्षिणायन के साथ ऋतु परिवर्तन होता है। इसलिए उष्णकटिबंधीय जलवायु का प्रमुख लक्षण हुआ ऋतु परिवर्तन का स्पष्ट रूप से होना, जहां ग्रीष्मकाल और शीतकाल के तापमान में अंतर होना। तो केवल उष्णकटिबंधीय जलवायु कर्क रेखा के गुजरने से नहीं हो जाती। जैसे उष्णकटिबंध में ही कोई क्षेत्र समुद्र तटीय है तो वहां की जलवायु को हम उष्णकटिबंधीय कहेंगे तो गलत होगा। वहां की जलवायु समुद्र तटीय जलवायु कहलाती है, क्योंकि समुद्र तट पर समकारी जलवायु होती हैं। दिन और रात के तापमान में ज्यादा अंतर नहीं होता, और ग्रीष्मकाल और शीतकाल के तापमान में भी ज्यादा अंतर नहीं होता। तो उष्णकटिबंधीय जलवायु मीन्स क्या समझ में आ रही है बात कि इसका फैक्टर क्या हो जाएगा बच्चों? बात यह आ रही है कि ग्रीष्मकाल गर्म और शीतकाल अपेक्षाकृत ठंडी होगी। शीतकाल अपेक्षाकृत, बहुत ठंडी नहीं कह सकते, फिर भी ठंडी है, अपेक्षाकृत ठंडी होती है। अर्थात स्पष्ट रूप से ऋतु परिवर्तन होता है, और भारत का यह प्रमुख लक्षण है ऋतु परिवर्तन। तो भारत में ऋतु परिवर्तन होता ही होता है। तो भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय जलवायु है। भारत का बहुत बड़ा क्षेत्र ऐसा है जो समुद्र से दूर स्थित है। हम आएंगे फैक्टर पर भी। ये उष्णकटिबंधीय जलवायु कहने के आधार को हमने संक्षिप्त में समझाया आपको। ठीक, दूसरा पक्ष मॉनसूनी जलवायु कहे जाने के आधार। भारत की जलवायु को मॉनसूनी जलवायु कहे जाने के आधार। मॉनसून तो ही बहुत बात की बात है। पहले तो जलवायु को समझेंगे, फिर भारतीय मॉनसून क्या है उस पर बहुत डिटेल क्लासेस लेता हूं। कम से कम 6-7 घंटे या इससे ज्यादा की क्लास केवल मॉनसून पर और भारत की जलवायु वर्गीकरण पर खर्च किया जाता है, समय की बात की जाए तो मॉनसूनी जलवायु कहे जाने के आधार। भारत उष्णकटिबंध में है। उष्णकटिबंध में स्थित होने के बावजूद भारत व्यापारिक पवनों के प्रभाव में नहीं आता, जबकि यह क्षेत्र व्यापारिक पवनों का होता है। भारत व्यापारिक पवनों के प्रभाव में नहीं आता, प्रभाव में नहीं आता। भारत में व्यापारिक पवनें प्रवाहित नहीं होती, प्रभाव में नहीं आता। प्रभाव में नहीं आता, बल्कि
बल्कि मॉनसूनी पवनें लगभग संपूर्ण भारत को, कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है, संपूर्ण भारत को प्रभावित करती हैं। अब देखिए, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है बच्चों। उष्णकटिबंध में किसी भी प्रदेश में उस कटिबंध में जलवायु को प्रभावित करने वाला सबसे प्रमुख कारण व्यापारिक पवन होती हैं। लेकिन भारत में नहीं है ऐसा। सॉरी, भारत में मॉनसूनी पवनें संपूर्ण भारत को प्रभावित करती हैं, अर्थात मॉनसूनी पवनों के प्रभाव में संपूर्ण भारत रहता है और लगभग वर्ष भर कहीं न कहीं मॉनसूनी पवनें भारत में प्रवाहित होती रहती हैं। वर्ष भर मॉनसूनी पवनें बनी रहती है। एक ही बात है, प्रवाहित होती रहती है, बनी रहती है। ये दो पॉइंट आप देख रहे हैं। पहले ये तो सीधा सीधा बात हुआ और बड़ा तुलनात्मक अध्ययन भी यहां समझ में आ रही है बात कि लगभग वर्ष भर मॉनसूनी पवनें बनी रहती है। अब केवल बने रहने से काम नहीं होगा ना, मॉनसूनी पवनें बनी ही नहीं रहती, बल्कि तीसरे पॉइंट पर आते हैं। मॉनसूनी पवनें ही भारत में, दुनिया की बात नहीं करें, भारत में वर्षा का मुख्य स्रोत है। और भारत में जो कुल वर्षा है, वर्षा का 80% से 80% से अधिक प्रदान करती है। तो मॉनसूनी पवनें ही भारत में वर्षा का 80% से अधिक मुख्य स्रोत ही नहीं है, बल्कि 80% से अधिक प्रदान करती है। अब जो पवन पूरे भारत को प्रभावित कर रही है, वर्ष भर प्रभावित कर रही है, और 80% से अधिक वर्षा का जो स्रोत है, इसका मतलब भारत की पूरी मौसमी दशा को, जलवायु दशा को यदि सर्वाधिक कोई तत्व प्रभावित करता है तो वह है मॉनसून। मॉनसून भारत की जीवन धारा है, भारत के जल स्रोत का आधार है, नदियों के जल का आधार है, भारत की कृषि का आधार है, पेयजल का आधार है, सतही जल, भूमिगत जल, जो भी भारत में जल संसाधन है उसका आधार है। पूरी की पूरी खेती, कृषि मॉनसून पर निर्भर है। तो मॉनसून पर कृषि की निर्भरता प्रत्यक्ष भी है, परोक्ष भी है। तो मॉनसून न केवल एक भौतिक भौगोलिक घटना है, बल्कि भारत के लिए यह सांस्कृतिक, क्योंकि इसके साथ हमारी संस्कृतियां, सामाजिक व्यवहार भी जुड़े हुए हैं, और आर्थिक घटना भी कह सकते हैं। बहुत बड़े स्तर पर भारत की अर्थव्यवस्था को सर्वाधिक प्रभावित यदि कोई करती हैं तो मॉनसून जैसी भौगोलिक घटनाएं हैं। भौतिक दशा भी वायुमंडलीय दशा को निर्धारित करती हैं, और तापमान, वायुदाब, आर्द्रता ही वर्षा के रूप में बदलता है। तो तापमान, वायुदाब, आर्द्रता अथवा एवं वर्षा, यही किसी प्रदेश की जलवायु और मौसम को निर्धारित करने वाले प्रमुख तत्व होते हैं। और मॉनसून भारत में तापमान, वायुदाब के परिणाम स्वरूप उत्पन्न एक ऐसी पवन है जो लगभग वर्ष भर भारत में बनी रहती हैं। 6 महीने दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व और 6 महीने उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। तो ये मॉनसूनी जलवायु कहे जाने का एक बड़ा आधार भारत में है। भारत में मानसून सत्र होता है। भारत की संस्कृति को मानसून संस्कृति कहते हैं। संसद के सत्र मानसून पर होते हैं। पूरा जीडीपी मानसून पर आज भी कहीं ना कहीं निर्भर है। कृषि क्षेत्र मानसून पर निर्भर है और आज भी कृषि का जीडीपी में योगदान 14 से 17% के आसपास बना रहता है। तो मानसूनी जलवायु कहे जाने के आधार। अब यदि हम यहां से आगे बढ़ते हैं बच्चों, तो हम क्या देखते हैं कि ग्रीष्मकाल, 2 दशाएं हम लेते हैं मानसून के लिए बेसिक। ग्रीष्मकाल की दशा क्या है कि डायग्राम बेस्ड, ये भारत का समान डायग्राम, यहां हिमालय बनाया जाता है जिससे यह समझ में आ जाए
कि हम भारत को एक जगह पे लाकर छोड़ रहे हैं। या अरब सागर में हाई प्रेशर बनता है और यहीं से हवाएं भारत की ओर दौड़ती हैं। पूरा का पूरा भारत इससे प्रभावित होता है। समझे? पूरा का पूरा भारत इससे प्रभावित होता है। ये मॉनसूनी पवने, और इसे हम कहते हैं दक्षिणी पश्चिमी मॉनसून। यह है दक्षिणी पश्चिमी मॉनसून, जिसकी दिशा आप देख रहे हैं कि जिसकी दिशा ऐसे है, ये ऐसे है। और फिर भारत की लो प्रेशर के कारण वह यहां लो प्रेशर बनती हैं ग्रीष्मकाल में, बड़ा वो तो उत्पत्ति में समझेंगे, और वह भारत की ओर मुड़ जाती हैं। लेकिन ये डायरेक्शन ये है, तो डायरेक्शन क्या है? साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट, इसलिए इसे साउथ वेस्ट मॉनसून कहते हैं। ये ग्रीष्मकाल की दशा होती है। अगर आप आगे सब कुछ पढ़ेंगे बहुत डिटेल, लेकिन अगर आप देखें तो इसी एरिया में अरावली पर्वत है, यहाँ पश्चिमी घाट है, यहाँ विंध्यन पर्वत है, यहाँ सतपुड़ा पर्वत है, यहाँ पूर्वी घाट पर्वत है, यहाँ गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियां हैं, ये पूरा का पूरा हिमालय है। तो ये दक्षिण पश्चिम मानसून अरावली पर्वत के समानांतर गुजर जाती हैं, वहां वर्षा नहीं कर पाती, क्योंकि मानसूनी वर्षा पर्वतीय प्रकार की है। जब तक पर्वत से हवाएं टकराएंगे नहीं, वर्षा नहीं होगी। जब हवाएं पर्वत से टकराती हैं तो ऊपर उठती हैं, और ऊपर उठने वाली हवाओं में ही संघनन होता है, बादलों का निर्माण होता है। इसलिए पश्चिमी घाट, विंध्य, सतपुड़ा जैसे, पूर्वी घाट जैसे पर्वतीय क्षेत्रों में, चूंकि से बहुत आड़े तिरछे पर्वत हैं, तो यहां तो वर्षा हो जाती है। पश्चिमी घाट तो सीधे सीधे रुकावट पैदा करता है, तो देख रहे हैं पूर्वी घाट भी रुकावट पैदा करता है। तो इस क्षेत्रों में भी देखा जाए तो 125 से 150 सेंटीमीटर तक वर्षा हो जाती है, और इस क्षेत्र में लगभग 250 सेंटीमीटर वर्षा हो जाती है। तो न तो पूर्वी क्षेत्र में डेजर्ट है, न तो पश्चिमी क्षेत्र में डेजर्ट है। ये तो ग्रीष्मकाल की बात हो गई। जब सबसे ज्यादा गर्मी पड़ रही है, तब भारत की पूर्वी तट और पश्चिमी तट दोनों में वर्षा प्राप्त हो रही है, और संपूर्ण भारत में प्राप्त हो रही है। हाँ, ये जरूर है कि अरावली से हवाएं टकराई नहीं, सीधे आगे बढ़ गई, इसलिए अरावली के पश्चिम की ओर जाते जाते शुष्क जलवायु हो जाती है, वर्षा कम होती है, और यहीं पे थार का मरुस्थल का विकास हुआ है इस एरिया में। तो थोड़े से एरिया को छोड़ दिया जाए तो पूरा का पूरा भारत वर्षा विहीन क्षेत्र में नहीं आता। कोई भी ऐसा प्रदेश नहीं है जहां पूर्णतः शुष्क जलवायु पाई जाती है, एक्सेप्ट पश्चिमी राजस्थान, और थोड़े बहुत यहां पे आ जाइए तो लद्दाख के क्षेत्र में ऊपर चले जाएं तो लद्दाख के क्षेत्र में वर्षा कम होती है। तो लद्दाख के क्षेत्र में वर्षा कम होती है क्योंकि मानसूनी हवाओं से काफी दूरी हो जाती है। तो उष्ण कटिबंधीय दशा होने के बावजूद ग्रीष्मकाल में जब तापमान बहुत अधिक होता है, भारत में पर्याप्त वर्षा होती है, और मानसूनी जलवायु से, मानसूनी पवनों से होने वाली वर्षा का 80% से अधिक, 80% से अधिक दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। अर्थात देश की वर्षा का सर्वाधिक मानसून से, और मानसूनी वर्षा का सर्वाधिक दक्षिण पश्चिमी मानसून से। तो आप यहां यह भी, इस सवाल का भी जवाब आपको मिल गया है बच्चों कि उष्ण कटिबंधीय जलवायु होने के बावजूद भारत में पूर्वी तटीय या पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में, या भारत में बृहद क्षेत्रों में कोई डेजर्ट क्यों नहीं पाए जाते। थार का मरुस्थल एक छोटा सा डेजर्ट एरिया है, इससे भी इसका बड़ा भाग कहां है? पाकिस्तान में है। भारत में छोटा सा हिस्सा पड़ता है। आप कदापि यह न सोचिए कि पश्चिमी राजस्थान पूरा का पूरा डेजर्ट है। जैसलमेर, बाड़मेर पूरा का पूरा डेजर्ट नहीं है, एक छोटा सा हिस्सा डेजर्ट में आता है। ये ग्रीष्मकाल की बात हुई। ठीक इसी स्टाइल में आप शीतकाल में आइए। यहीं पे मैं दूसरे डायग्राम में चले, अगर हम शीतकाल में अगर हम आते हैं, सेम प्रोसेस लेते हैं। हिमालय शुरू हो गया दक्षिणायन, और काल कौन सा है? शीतकाल है। तो अगर हम शीतकाल की बात करें, शीतकाल का मतलब सूर्य दक्षिण की ओर है। ग्रीष्मकाल का मतलब है कि सूर्य कहां था? उत्तर में सूर्य था,
और शीतकाल का मतलब है सूर्य चला गया दक्षिण में। ये सूर्य है, एस फॉर सन, सन दक्षिण में चला गया, ये दक्षिणायन की स्थिति है। और बीच में है कर्क रेखा, तो कर्क रेखा जो है यहां भी बीच में कर्क रेखा, सूर्य दक्षिणायन है। अब स्वाभाविक है ये पूरा प्रदेश जो है उस समय बन जाता है ठंडे के मौसम में हाई प्रेशर, पूरा ठंडा हो जाता है। जो शीतकाल में उत्तर भारत ठंडा हो जाता है, ग्रीष्मकाल में उत्तर भारत गर्म है, जब ये ठंडा हो जाता है और इसी समय दक्षिण में चूंकि सूर्य चला गया है इसलिए दक्षिण में लो प्रेशर होता है, तापमान अधिक होता है। जब तापमान कम होता है तो हवाएं ठंडी और भारी होकर नीचे बैठती हैं, इससे वायु का दबाव बढ़ जाता है, इसे कहते हैं उच्च वायु दाब। और जब हवाएं गर्म होती हैं, तापमान अधिक होता है, तो हवाएं गर्म होकर हल्की होकर ऊपर उठ जाती हैं, इसके कारण सतह पर वायु का दबाव कम हो जाता है, इसे कहते हैं निम्न वायुदाब या लो प्रेशर। तो उच्च वायुदाब और निम्न वायुदाब भारत में सीधे सीधे तापमान से संबंधित है। ग्रीष्म काल में उत्तर भारत में अधिक तापमान के कारण लो प्रेशर दिख रहा है पीछे, और दक्षिण की तरफ हिंद महासागर में हाई प्रेशर। ठीक शीतकाल आता है तो सूर्य चूंकि दक्षिणायन हो जाता है, भारत के तापमान में कमी आ जाती है, तो भारत में हाई प्रेशर और दक्षिण में लो प्रेशर होता है सागरों के ऊपर। निस्संदेह हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं। तो यहां भी हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलने की प्रक्रिया में कुछ तो ये नीचे कहां बंगाल की खाड़ी की ओर ऐसे सीधे भी जाने के प्रयास करती हैं, लेकिन यहां बहुत सारे उच्चावच हैं, बहुत सारे पर्वत हैं, अतः दक्षिण की ओर इस प्रक्रिया से हवाएं नीचे नहीं पहुंच पाती। विंध्यन है, सतपुड़ा है, बहुत सारी पहाड़ियां हैं, लेकिन जो हवाएं यहां बंगाल की खाड़ी की ओर जाती है वह नीचे जाने की कोशिश करती हैं, क्योंकि नीचे पूरा का पूरा एरिया कैसा है, पूरा लो प्रेशर है। ये पूरा का पूरा लो प्रेशर है। दक्षिण का पूरा भाग अपेक्षाकृत ये गर्म है, पूरा का पूरा भाग गर्म है, पूरा का पूरा भाग लो प्रेशर है। लेकिन आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं फेरल का नियम कि हवाएं जाती तो दक्षिण की ओर है, लेकिन जाते हुए विक्षेप बल डिफ्लेक्शन फोर्स के प्रभाव में आ जाती हैं। मैं पढ़ाऊंगा सब, यहां तो आप बात को समझ रहे हैं। तो डिफ्लेक्शन फोर्स के प्रभाव में आ जाती है, विक्षेप बल के प्रभाव में आ जाती हैं और हवाएं मुड़ जाती हैं। जब हवाएं मुड़ती हैं तो यह पहुंचती हैं दक्षिण आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, इसे कहते हैं कोरोमंडल तट। तो यहां पहुंचती हैं और चूंकि इसकी दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम होती हैं, इसलिए इसे कहते हैं उत्तरी पूर्वी मॉनसून। ये उत्तरी पूर्वी मॉनसून डायरेक्शन अगर आप देखें तो इसकी दिशा देख रहे हैं, ये दिशा इसकी कैसे हो गई, ऐसे हो गई। ये है उत्तरी पूर्वी मॉनसून। तो उत्तरी पूर्वी मॉनसून से केवल कोरोमंडल तट पर ही वर्षा होती है। यह मॉनसून तमिलनाडु और दक्षिणी आंध्र प्रदेश को प्रभावित करता है, लेकिन वहां की होने वाली वर्षा का 80% उत्तरी पूर्वी मॉनसून से ही होता है। लेकिन जब आप पूरे मॉनसून की बात करें तब आप देख रहे हैं कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून लगभग संपूर्ण भारत में, लेकिन शीतकाल में उत्तरी पूर्वी मॉनसून भी बनी रहती है। वो भी तमिलनाडु या फिर ऐसे क्षेत्रों में वर्षा करती हैं जहां दक्षिण पश्चिम मॉनसून से प्रत्यक्ष रूप से वर्षा या तो प्राप्त नहीं होती या तो बहुत कम प्राप्त होती है। दिख रहा है फिगर? अगर मैं इस फिगर में कुछ ऐड करूं तो हम क्या देख सकते हैं कि जून से मध्य दिसंबर तक, और सही अर्थ में कहा जाए तो मध्य मई से ही ये शुरू हो जाती है। तो जून से मध्य दिसंबर तक ग्रीष्मकालीन मॉनसून कहीं ना कहीं बनी रहती है, और यह कहा जाए तो नवंबर से ठीक है, नवंबर से यह शुरू होकर चली जाती हैं अप्रैल तक। तो लगभग नवंबर से अप्रैल तक शीतकालीन मॉनसून बनी रहती हैं।
और जून से मध्य दिसंबर तक, और जून के मध्य मई से ही कहीं ना कहीं शुरू हो जाती, फिर भी जून से मध्य दिसंबर तक और नवंबर से अप्रैल तक, ये दोनों का समय है। तो कोई भी ऐसा माह नहीं है जब दोनों में से कोई भी मानसून सक्रिय नहीं हो। तो पूरे वर्ष भर इनकी सक्रियता बनी रहती है और वर्ष में किसी न किसी कोने में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ वर्षा मानसून से होती है। अर्थात कोई भी माह ऐसा नहीं है जब भारत में किसी भी प्रदेश में मानसूनी वर्षा नहीं हुई हो। यह है मानसून का बेसिक कॉन्सेप्ट। अर्थात भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में दो चीजें सीधे सीधे दिखी, ये उष्णकटिबंधीय जलवायु का होना और मानसूनी पवनों द्वारा भारत में प्रसारित होना, पवनों का प्रसारित होना और इससे वर्षा होना, ग्रीष्मकालीन मानसून और शीतकालीन मानसून, ये मुख्य फैक्टर था। अब यदि बात की जाए कि भारत की जलवायु को और कौन कौन से कारक मुख्य रूप से प्रभावित करते हैं, तो हम कुछ और पॉइंट्स देंगे, फिर एक नए नजरिए से हम देखने की कोशिश करते हैं। अभी हमने क्लियर किया आपको कि भारत की जलवायु को उष्णकटिबंधीय मानसूनी कहे जाने के आधारों को समझाए। मेंस का क्वेश्चन क्रिएट हो गया और आपका कॉन्सेप्ट भी बना और आपने कई चीजें सीख भी ली। तो ऐसे ही हम सीखेंगे, ऐसे ही पढ़ेंगे, यही हमारा तरीका है कि जो टॉपिक उठाइए उसको बहुत ध्यान से पढ़िए। तो आगे के टॉपिक, जितने भी टॉपिक मैं या तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ाऊं या मैं इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ाऊं, मानव भूगोल में पढ़ाऊं या फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ाऊं, हमारा तरीका अप्रॉक्स यही होता है। टॉपिक को समझना, टॉपिक को इलेबोरेट करना, उसके जितने डायमेंशंस हैं उस डायमेंशंस को खोलने की कोशिश करना। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब यदि हम कुछ ऐसे लें, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक लिखेंगे तो बहुत उलझन होगा। करने वाले मुख्य कारक, क्योंकि बहुत सारे कारक हो सकते हैं। मुख्य कारक पहला, अब सी पॉइंट अभी हमने डिफाइन किया, उष्णकटिबंधीय भौगोलिक स्थिति। बोलिए, पूरा स्पष्ट हो चुका है। भौगोलिक स्थिति, क्या बोलने की जरूरत है फिर कि कर्क रेखा का मध्य में स्थित होना? लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। डिफाइन कर चुका हो, कर्क रेखा का लगभग मध्य से गुजरना या स्थिति एक ही भाषा है। दूसरा, मॉनसूनी पवन, समझा चुका हूं। अब आइए जो नहीं समझे उस पर बात करें, पॉइंट्स लेते हैं। तीन ओर सागरों की स्थिति। भारत के तीन ओर सागर हैं, मैं मैप बना के दिखाऊंगा। तीन तरफ सागर हैं, तीन ओर सागर से घिरा होने अपने आप में विशिष्ट है। उत्तर में ऊंचे हिमालय की स्थिति तथा हिमाच्छादित रहना। हिमालय के ऊंचे भाग क्या हैं? आइस कैप होते हैं, हमेशा बर्फ से वो ढके होते हैं। तो उत्तर में ऊंचे हिमालय की स्थिति तथा हिमाच्छादित रहना, आइस कैप रहना, वर्ष भर बर्फ से ढका रहना एक बहुत बड़ा कारण है, बहुत बड़ा कारक है भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाला। कैसे बात करेंगे? ये सीधा सीधा हम कह सकते हैं कि ये चार कारक हमें दिख रहे हैं, लेकिन अभी रुकना नहीं है, हम कारक में ही हैं। अब जो लिख रहा हूं अपने आप में जलवायु का बहुत बेसिक चीज है, महाद्वीपीयता का प्रभाव क्या है बताऊंगा।
उच्चावच ऊंची नीची क्षेत्र का होना, या अस्थलाकृतिक कारक का मतलब हुआ कहीं पर्वत है, कहीं पठार है, कहीं मैदान है कारक, एवं तुंगता, तुंगता कहते हैं ऊंचाई को, तुंगता एल्टीट्यूड ऊंचाई, उच्चावच अस्थलाकृतिक कारक, तुंगता बहुत बड़ा कारक। अगर देखा जाए तो इतना कारक पर्याप्त है, और अन्य कारक हमने पॉइंट्स लिया था ना 3, तो चलिए यहां पॉइंट्स लेते हैं 3 4 4 था 5th, सॉरी 5th 6 और 7 में अन्य कारक, अन्य में तो बहुत कुछ हो सकते हैं, वनस्पति कैसी भारत की, वह भी चक्रवात भारत को प्रभावित करता है, ठीक है, अलग अलग चक्रवात प्रभावित करते हैं, ये सभी हम डाल सकते हैं, लेकिन चक्रवात को पहले डाल दीजिए, क्योंकि भौतिक चीजों को पहले डालते हैं, तो चक्रवात दशा, वनस्पति, आवरण, वर्षा तो मॉनसून से ही जुड़ी हुई है मुख्यतः, तो वर्षा को अलग से लिखने की जरूरत नहीं, तापमान उस कटिबंधीय स्थिति से ही जुड़ी हुई है। तो आपके पास इतने कारक हमने लिखे, चाहने पर कई कारक और क्रिएट किए जा सकते हैं, लेकिन इतने कारक से पूरी की पूरी भारत की जलवायु को समझा जा सकता है बड़े आराम से। स्पष्ट है? उस कटिबंधीय दशा हमने आपको क्या 2 समझा चुका हूं मैं, उस कटिबंधीय भौगोलिक दशा और मानसूनी पवन, 3 ओर सागरों से घिरा होना, उत्तर में हिमालय की स्थिति, महाद्वीपीयता, उच्चावच। चलिए थोड़ा सा देखते हैं। भारत के नक्शे को बनाने की कोशिश करते हैं, लगना चाहिए कि इंडिया है। थोड़ा सा मेरा ध्यान इधर भटका, तो इधर ठीक है, रफली कोई बात नहीं, कोवेस बन चुका है, काम चल जाएगा। ये भारत की स्थिति हमने मान लो बना दी, ये भारत की स्थिति बना दी, एकदम स्केल पे नहीं है, इसलिए गलतियों को नजरअंदाज कीजिएगा। 23.5 डिग्री नॉर्थ, स्केल पे हम मैप बना नहीं सकते, तो ये नॉर्थ एक कर्क रेखा, ठीक, उस कटिबंधीय स्थिति, ये पूरा का पूरा हिमालय का जोन है, पूरा का पूरा ग्रेटर हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय। इस तरफ आ जाए, हिंदुकुश, सुलेमान, किरथर जैसी पहाड़ियां हैं, इधर आ जाए म्यांमार का अराकान योमा है, उससे हमारे मतलब नहीं, फिर भी मतलब है। ये काराकोरम हिमालय है, ये लद्दाख हिमालय है, और ये अमीन हिमालय, इसमें ग्रेटर हिमालय, बीच में मिडिल हिमालय, और सबसे दक्षिण में शिवालिक हिमालय। ये हिमालय की एरिया है। यहां हिंदुकुश है, सुलेमान है, किरथर जैसी पहाड़ियां हैं, किरथर, ये अराकान योमा है म्यांमार का, और उत्तर में पहाड़ियों से घिरा हुआ, और उत्तर की इन पहाड़ियों का अधिकांश हिस्सा जो हिमाच्छादित है। हिमाच्छादित का मतलब होता है जहां हमेशा बर्फ ढका रहे, तो 5500 मीटर से अधिक ऊंचा हिस्सा हिमालय का पूरा बर्फ से ढका रहता है। तो काराकोरम हिमालय, लद्दाख हिमालय, ग्रेटर हिमालय, तीनों का मैक्सिमम हिस्सा बर्फ से वर्ष भर ढका रहता है। मैं प्रभाव बताऊंगा। 3 तरफ सागर है, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, सब हिंद महासागर का हिस्सा है, लेकिन ये 3 तरफ से भारत को घेरे हुए है हिंद महासागर। सागरीय स्थिति देख रहे हैं। बाकी का बाकी अगर देखा जाए
तो बहुत सारे यहाँ माउंटेन हैं, जैसे अरावली, हमने बताया था कि विंध्यन, सतपुड़ा, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट जैसे पर्वत और भी पर्वत लगातार भरे पड़े हैं। पूरे प्रदेश पर्वतीय क्षेत्रों से भरे हुए हैं। पढ़ाऊंगा जब आप हमारे साथ पढ़ेंगे आगे, तो आप आगे के टॉपिक में देखेंगे कि भाई कैसे भारत को भौगोलिक दृष्टिकोण से, भौतिक दृष्टिकोण से विभाजित किया जाता है। और रेगुलर बैच में इस टॉपिक को हम पहले पढ़ाते हैं, फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, ताकि आपको पर्वत संबंधी कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। तो ये अरावली, ये उच्चावच कारक, अस्लाकृति कारक, ऊंचाई, दोनों की बात हो गई। ठीक, अब फैक्टर समझिए। आपने समझ लिया कि कर्क रेखा बीच में है तो उस कटिबंधीय स्थिति है, तो भारत की जलवायु कैसी होगी। आपने समझ लिया कि मानसून भारत को कैसे प्रभावित करेगा, समान रूप से समझ लिया। विशिष्ट अध्ययन तो मानसून के चैप्टर में करेंगे। फिर हमने लिखा कि तीन ओर से सागरों से घिरा होना, तीन तरफ से सागर से घिरा हुआ है, तभी तो भारत में आर्द्र हवाओं का प्रवेश होता है। तो ये सागरीय स्थिति ही भारत में आर्द्रता का स्रोत है। अगर तीन तरफ से सागर नहीं होते तो मॉनसूनी हवाएं एक तो उत्पन्न भी नहीं होती, और यदि किसी तरह से उत्पत्ति हो भी जाती तो मॉनसूनी हवाओं को इतनी आर्द्रता प्राप्त नहीं होती। तो आर्द्रता का आधार है। साथ ही साथ समुद्र तटीय भागों में समुद्री जलवायु के प्रभाव है। मुंबई, गोवा, केरला में एक अलग प्रकार की जलवायु मिलती है जिसे हम समुद्र तटीय जलवायु कहते हैं। तो तीन ओर सागरों से घिरे होने के प्रभाव को अगर देखा जाए तो आर्द्रता का स्रोत है। मॉनसूनी पवनों को आर्द्रता, ह्यूमिडिटी की सप्लाई वहीं से होती है। मॉनसूनी पवनें उत्पन्न ही सागरों से होती हैं, और सागरीय जलवायु भारत को प्राप्त है तथा तटवर्ती प्रदेशों में एक विशेष जलवायु है जिसे सागरीय जलवायु कहते हैं। और इस जलवायु की विशेषता यह है कि दिन और रात तथा विभिन्न ऋतुओं में तापमान में अधिक अंतर नहीं होता। इसे हम कहते हैं समकारी जलवायु, समकारी या मॉडरेट क्लाइमेट। इसलिए आप देखेंगे गोवा समुद्र तट या मुंबई में गर्मी नहीं पड़ती, वहाँ ग्रीष्मकाल नहीं आता लंबा चौड़ा, और न ही वहाँ शीतकाल की ठंडी पड़ती है, जो कि समुद्री जलवायु का आधार है। तो भारत को समुद्री जलवायु का वरदान भी मिला हुआ है। उष्णकटिबंधीय जलवायु की दशा में समुद्री जलवायु का होना भारत में समुद्र तटीय शानदार, बेहतरीन मानव अधिवास के लिए वातावरण उपलब्ध कराता है। साथ ही साथ वहाँ पर्यटन के लिए भी असीम संभावनाएं उत्पन्न करता है, और भारत को इसका लाभ मिलता है। तो समुद्र तटीय जलवायु की स्थिति भी है। समुद्र तटीय जलवायु सीधे सीधे, तो अगर हम पॉइंट में चलें, पहले थोड़ा चलते हैं। हाँ, तीन और सागरों से थर्ड पॉइंट में चले। दो तो हमने डिफाइन कर दिया। थर्ड पॉइंट की अगर हम बात कर रहे हैं तो हम क्या देखते हैं कि तीसरे पॉइंट सागरीय स्थिति या सागरों से घिरा होना, इस पॉइंट को ले हम, तो हम इसका परिणाम क्या देखते हैं। इसका परिणाम यह है मॉनसूनी जलवायु का आधार बनता है तथा आर्द्रता का स्रोत यही है। इतनी आर्द्रता मॉनसूनी पवनों में होती है कि संपूर्ण भारत में वर्षा हो पाती है। अगर सागरीय स्थिति नहीं होती, तीन ओर, यहां शॉर्ट में लिख रहा हूं सागरीय स्थिति। दूसरा प्रभाव यह है कि यह विशिष्ट समुद्र तटीय समकारी जलवायु को उत्पन्न करता है, और यह भारत में तटीय पर्यटन, तटीय अधिवास, तटीय जनसंख्या को अनुकूल वातावरण उपलब्ध करवाता है। तो तीन ओर से सागर का होना, तीन ओर से सागरीय स्थिति का होना भारत की जलवायु के लिए एक विशिष्ट स्थिति प्रदान करता है। ये हमारा पॉइंट थर्ड था। तीन ओर, आपको कंफ्यूजन हो तो थर्ड पॉइंट नहीं, तीन लिख देता हूं, एक ही शब्द होना चाहिए। तीन ओर सागरीय स्थिति, ये हमारा पॉइंट था।
और भी सागरों के लाभ हैं, वो तो अलग हैं, लेकिन जलवायु को सीधे सीधे विश्व के उष्णकटिबंधीय महाद्वीपों के पश्चिमी तटीय भाग में समुद्र तट होते हुए भी डिजर्ट पाए जाते हैं, मरुस्थल पाए जाते हैं। लेकिन हमारे यहां ऐसा नहीं होता, क्योंकि मॉनसूनी पवनें आर्द्रता लेकर प्रवेश करती हैं और वर्षा करती हैं। तो मॉनसून और समुद्र दोनों अंतर संबंधित है भारत में। समुद्र होते हुए भी आर्द्रयुक्त हवाएं प्रवेश करे कोई आवश्यक नहीं। सहारा मरुस्थल के पश्चिम में समुद्र है, कालाहारी मरुस्थल के पश्चिम में समुद्र है, कैलिफोर्निया का मरुस्थल, समझ रहे हैं, अटाकामा का मरुस्थल, सबके पश्चिमी तट पर समुद्र है, फिर भी समुद्री हवाएं वहां प्रवेश नहीं करती, आर्द्र हवाएं प्रवेश नहीं करती, और वह शुष्क प्रदेश है, डिजर्ट एरिया है, हॉट डिजर्ट पाए जाते हैं, गर्म मरुस्थल पाए जाते हैं। बहुत बड़ा फर्क है। तो भारत को एक तरह से प्रकृति ने उपहार दिया है कि आप समुद्र तटीय स्थिति का लाभ उठाइए, दोनों तटों पर, पूर्वी तट पर भी और पश्चिमी तट पर भी। इसके लिए मॉनसून और विशिष्ट भौगोलिक स्थिति उत्तरदायी होती है। वो थर्ड पॉइंट था। चौथे पॉइंट में चले तो हमारा क्या था बच्चों? उत्तर में ऊंचे हिमालय की स्थिति तथा हिमाच्छादन। चलिए हिमालय को समझते हैं। ठीक, नेक्स्ट पेज लेते हैं। उत्तर में हिमालय की स्थिति तथा हिमाच्छादन। हमने बताया कि 5500 मीटर से ऊंचा क्षेत्र वर्ष भर आइस कैप होता है, हिमाच्छादित रहता है, बर्फ से ढका रहता है। ठीक है, 5500 मीटर। अब इसका क्या लाभ है, इसका परिणाम क्या होगा? देखिए परिणाम क्या है इसका। उत्तर में अगर हिमालय है, ठीक, ध्रुवीय प्रदेश से पोलर कोल्ड विंड, ध्रुवीय ठंडी हवाओं को भारत में आने से रोकता है, और भारत की मॉनसूनी हवाओं को हिमालय बाहर जाने से रोकता है। तो मॉनसूनी हवाओं को, साउथ वेस्ट मॉनसून को बाहर जाने से रोकता है, और इसी कारण पूरी मॉनसूनी वर्षा भारत में हो जाती है। हिमालय के उत्तर में मॉनसूनी वर्षा नहीं होती, क्योंकि मॉनसून इन हवाओं को उत्तर में नहीं जाने देता, रोक करके हिमालय क्षेत्र में वर्षा करवाता है, और साथ ही साथ मध्यवर्ती मैदान में वर्षा करवाता है। तो दो लाभ हैं, सीधे सीधे दिख रहे हैं। पहला, ध्रुवीय ठंडी हवाओं से भारत की रक्षा, हवाओं से सुरक्षा, क्योंकि इतनी ठंडी हवाएं भारत में आती तो भारत में शीतकाल में शीतलहरी बहुत तेज चलती, बर्फ की आंधियां चलती, और जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया होता। और उत्तर भारत की जो संस्कृति है, जो जीवन शैली है, जो आर्थिक दशा है, जो खेती है, वो पूरा का पूरा प्रभावित हो जाती, सब कुछ बदल चुका होता, और हम उतनी ठंडी हवाओं की स्थिति में रहने के लिए हमारी पूरी की पूरी व्यवस्था बदल जाती। तो ध्रुवीय ठंडी हवाओं से हिमालय हमें सुरक्षा प्रदान करता है। दूसरा, दक्षिणी पश्चिमी मॉनसून को रोककर भारत में वर्षा करवाता है, क्योंकि इसी पर्वतों से टकराकर ही, हिमालय से टकराकर हवाएं ऊपर उठती हैं, और ऊपर उठकर बादलों का निर्माण करती हैं, जिससे हिमालय के राज्यों में भी वर्षा होती है। पूरा का पूरा अरुणाचल प्रदेश से लेकर के असम, सिक्किम भी ले लीजिए, सिक्किम असम को भी ले लीजिए, असम सिक्किम से लेकर के पूरा का पूरा आप चले जाइए उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर। और साथ ही साथ हिमालय से टकराकर ही हवाएं जो रिवर्स होती हैं, वह असम के मैदान से लेकर के पंजाब हरियाणा तक, असम, बंगाल, बिहार, यूपी, पंजाब, हरियाणा तक वो वर्षा करती हैं। तो वर्षा दो सीधे सीधे। अब अगर हम तीसरी बात पे चलें, हिमालय में हिमाच्छादन का क्या प्रभाव है? अगर हिमाच्छादन है, सोचिए, इसको मैं पहले समझाता हूं। आप यहां रह रहे हैं,
ग्रीष्म काल में काफी गर्म हो चुका है। ठीक, सूर्य का उत्तरायण है, ग्रीष्म काल है, उत्तर भारत गर्म हो चुका है, लेकिन हिमालय के ऊपर जमा हुआ है बर्फ। अगर ये बर्फ जमा हुआ है तो बोलिए इसके प्रभाव से ताप में कुछ तो नियंत्रण होगा या नहीं होगा? ताप में नियंत्रण होता है। साफ लिख दूं, ताप में नियंत्रण होता है। मतलब सूर्य के उत्तरायण के साथ उत्तर भारत जो गर्म हो जाता है बहुत, वो और भी गर्म हो जाता अगर हिमालय में बर्फ नहीं होता। हिमालय में हिमाच्छादन ने क्या किया, वह तापमान को थोड़ा नियंत्रित कर दिया। जैसे कमरे में गर्मी तो है, हमने क्या किया, एक कोने में खूब सारा बर्फ की पहाड़ खड़ी कर दी, कमरे में एक से पूरा बर्फ खड़ा कर दिया, बड़े बड़े बर्फ के सिल्ली खड़े लगा दिए, तो कुछ तो तापमान कंट्रोल होगा। इसीलिए हिमाच्छादन के कारण, देख रहे हैं बात, पॉइंट समझ में आ रही है? हिमाच्छादन के कारण भारत का ग्रीष्मकालीन तापमान पर नियंत्रण हो जाता है, ताप नियंत्रित हो जाता है, नहीं तो और बढ़ जाता। समझ रहे हैं? तापमान पर नियंत्रण हो जाता है, नहीं तो यह तापमान और बढ़ जाता। ये पॉइंट भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पॉइंट को मैं थोड़ा आगे बढ़ाऊं, इसीलिए क्या कह सकते हैं कि भारत में एक शीतोष्ण दशा भी बनाता है। भारत कठोर उष्ण कटिबंधीय जलवायु भारत में नहीं होकर शीतोष्ण दशा भारत में बनता है, या इसे कह सकते हैं कि अधिक तापमान को बढ़ने से रोकता है। और हिमालय की जो दशाएं हैं, हिमालय के राज्यों में तो शीतोष्ण जलवायु ही है, और मध्यवर्ती मैदान के भी तापमान को बहुत बढ़ने से रोकता है हिमालय, क्योंकि हिमालय का जो हिमाच्छादन है वह भारत को शीतोष्ण दशा भी बनाता है। इसीलिए आप जब कभी हम जलवायु प्रदेश पढ़ेंगे भारत की, तो आप क्या देखेंगे कि उत्तर भारत के लिए एक सिंबल यूज किया जाता है, अंग्रेजी के शब्द तो सी, कैपिटल सी का उपयोग किया गया है मध्यवर्ती मैदान के लिए, और कैपिटल सी का मतलब होता है शीतोष्ण। तो भारत के लिए शीतोष्ण जलवायु के रूप में कैपिटल सी का उपयोग किया गया है, क्योंकि एक तरफ तो मानसूनी वर्षा भी हो रही है और हिमालय में हिमाच्छादन भी है। अतः आप देखते हैं कि मई जितना गर्म होना चाहिए, मई जैसे बहुत गर्म होता है तब तक मॉनसून आ जाता है, या तो प्री मॉनसून आ जाता है। जैसे 2021 में मई का महीना बहुत ठंडा रहा। क्यों ठंडी रही? क्योंकि इसमें प्री मॉनसून का चक्रवातीय वर्षा लगातार होती रही और मई बहुत गर्म नहीं हो सका। तो कभी चक्रवाती वर्षा, कभी मॉनसूनी वर्षा, और हिमालय पे जो बर्फ ढका हुआ है वह तो अपने आप ग्रीष्मकालीन तापमान को नियंत्रित किए रहता है। तो बहुत बड़ा फैक्टर है हिमालय का की स्थिति और हिमाच्छादन, और भी बहुत सारी बातें हिमालय से जुड़ी हुई है। हिमालय मॉनसून की उत्पत्ति में सहायक है। तिब्बत का पठार, हिमालय पछुआ विक्षोभ से वर्षा कराने में सहायक है। तो हिमालय के और भी बहुत सारे जलवायविक मौसमी प्रभाव हैं, लेकिन यहां सीधा सीधा हिमालय हमें ठंडी हवाओं को रोककर मदद कर रही हैं, दक्षिण पश्चिम मानसून को रोककर भारत में वर्षा करवा रही हैं, और हिमालय का हिमाच्छादन भारत के तापमान को बहुत अधिक बढ़ने से रोक रही हैं। लेक्चर समझ में आ रहा होगा, मुझे विश्वास है आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। और ये यूपीएससी का पैटर्न है, मीन्स आपको जो पढ़ना है उसको ऑपरेशनल तरीके से पढ़ना है, जो नहीं पढ़ना है उसको छोड़ देना है। दो ही चीजें हैं। फालतू रटने वाली चीजों को जो एकदम अनावश्यक है यूपीएससी उधर नहीं लेके जाता, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट में पूरा का पूरा ऑपरेशन करवाता है यूपीएससी। तो आपको ऑपरेशनल तरीके से, कहते हैं एक सर्जन बनना होगा। एक सामान्य फिजिशियन के साथ साथ
सामान्य चीजों के लिए सामान्य फिजिशियन बनी है, लेकिन कुछ विशिष्ट जहां से उसका एरिया है, कॉन्सेप्ट है, वहां आपको सर्जरी वाला एक पैनी निगाह रखनी होगी, पैनी समझ रखनी होगी, और हम आपको सहयोग करेंगे। ठीक है, ये हुई बात यहां तक। अब पॉइंट आइए, इसके पहले का पॉइंट क्या था और कि हम किस पे चल रहे थे? हाँ, हिमाच्छादन हो गया, महाद्वीपीयता का प्रभाव, उच्चावच का प्रभाव। उच्चावच तो फिर भी समझ में आ गया है बहुत कुछ। चलिए महाद्वीपीयता का प्रभाव पे चलते हैं। महाद्वीपीयता क्या है? महाद्वीपीयता का प्रभाव, देखिए, यदि स्थलीय बृहद भाग, स्थल का कोई बृहद भाग सागरों के प्रत्यक्ष प्रभाव से दूर हो, सागरों के प्रत्यक्ष प्रभाव का मतलब होता है जहां समुद्री हवाएं धीरे धीरे प्रवेश कर रही हैं, जहां समकारी जलवायु है, जो समुद्र तटीय जलवायु है। समुद्र तटीय क्षेत्रों में सागरों का प्रत्यक्ष प्रभाव है। नहीं, जो समुद्र तटीय क्षेत्र नहीं है, जैसे गोवा में समुद्र तटीय जलवायु है, लेकिन दिल्ली में समुद्र तटीय जलवायु नहीं है, क्योंकि दिल्ली समुद्र के प्रत्यक्ष प्रभाव से दूर है। यहां समुद्र से चलने वाली ठंडी हवाएं हमें दिन रात में महसूस नहीं होंगी, दिन के समय महसूस नहीं होंगी। जो जलीय समीर चलती हैं, समुद्री समीर चलती हैं, वो दिल्ली तक नहीं आती, वो 60-65 किलोमीटर के दायरे में ही रह जाती हैं समुद्री तटीय भागों में। तो समुद्री तटीय भागों से दूर जो स्थलीय भाग है, स्थलीय बृहद भाग, सागरों के प्रत्यक्ष प्रभाव से ओवरलैपिंग कहां भागता है? प्रत्यक्ष प्रभाव से दूर होने पर वहां महाद्वीपीय जलवायु, या वहां पाए जाने वाली जलवायु को महाद्वीपीय जलवायु कहते हैं। तो वहां महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है। आपने एक चीज सीख भी लिया कि महाद्वीपीय जलवायु कहां पाई जाएगी? समुद्री प्रत्यक्ष प्रभाव से दूर क्षेत्र में। जैसे ये इंडिया है, इस समुद्र तटीय क्षेत्र को छोड़ दें, या चलिए एक रफ डायग्राम लेते हैं। कोई एक क्षेत्र है और चारों तरफ से समुद्र है, तो आप कह सकते हैं रफली कि ये जो एरिया है, यह महाद्वीपीय जलवायु पाई जाएगी। महाद्वीपीय जलवायु पाई जाएगी। यहां पूरा लैंड एरिया है, मान लीजिए ये पूरा लैंड एरिया है और आसपास सागर हैं। तो समझ में आई बात? रेड कलर वाला महाद्वीपीय जलवायु, तो वहां महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है। अब बोलेंगे महाद्वीपीय जलवायु का मतलब क्या है? महाद्वीपीय जलवायु में शीतकाल एवं ग्रीष्म काल के तापमान में अंतर होता है। इसे हम कहते हैं वार्षिक तापांतर का अधिक होना। टेक्निकल तरीके से वार्षिक तापांतर कहते हैं, आप जलवायु विज्ञान में पढ़ते हैं। तो वार्षिक तापांतर अधिक होना, बात समझिए। तो महाद्वीपीयता भारत की जलवायु की खास विशेषता है, क्योंकि भारत का एक बहुत बड़ा क्षेत्र प्रत्यक्षतः सागरों के प्रभाव से दूर स्थित है। जैसे दिल्ली, पूरा का पूरा उत्तर भारत, क्वेश्चन प्रीलिम्स में भी आता है यहां से। लेकिन गोवा, दमन, सूरत, मुंबई, मंगलोर, ये सभी महाद्वीपीयता वाले जलवायु वाले क्षेत्र में नहीं आते। समुद्र तटीय जलवायु है। कोच्चि समुद्र तटीय जलवायु है। लेकिन जैसे ही आप तटवर्ती प्रदेश से दूर आंतरिक भाग में आते हैं, तो वहां की जलवायु महाद्वीपीय होती हैं, अर्थात ग्रीष्मकाल और शीतकाल के तापमान में अंतर होगा। तो स्पष्ट रूप से ऋतु परिवर्तन होते हैं वहां। ऋतु परिवर्तन है, इसी को कहेंगे वार्षिक तापांतर का अधिक होना। ग्रीष्मकाल
गर्म और शीतकाल ठंडा। शीतकाल ठंडी है तो ग्रीष्मकाल अपेक्षाकृत गर्म होगी, गर्म ठंडा अपेक्षाकृत है। जैसे उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में ग्रीष्मकाल गर्म हो जाएगा, शीतकाल ठंडी हो जाएगी। शीतोष्ण प्रदेशों में ग्रीष्मकाल का तापमान बढ़ जाएगा और शीतकाल का तापमान माइनस में चला जाएगा। तो महाद्वीपीय जलवायु उष्णकटिबंधीय प्रदेश में भी, शीतोष्णकटिबंधीय प्रदेश में भी दोनों जगह पाई जाएंगी। बस समुद्र तट से दूर स्थित क्षेत्रों में महाद्वीपीयता कहा जाता है। और महाद्वीपीयता का मतलब हुआ कि ग्रीष्मकाल और शीतकाल के तापमान में अंतर होना। तो भारत में यह भी है और स्पष्ट रूप से आप इसको महसूस करते हैं। जैसे अभी ग्रीष्मकाल है, अगर मैं क्लास को मई में महीने में ले रहा हूं तो मई में भारत में ग्रीष्मकाल है, तापमान बढ़ा हुआ है, जून में भी बढ़ा हुआ है। लेकिन जब मैं क्लास दिसंबर जनवरी में ले रहा हूं तो शीतकाल है, तापमान में कमी है। निसंदेह अगर मैं टी शर्ट पहन के क्लास ले रहा हूं तो आप विश्वास करें कि ग्रीष्मकाल में ही क्लास हो रही है, अप्रॉक्स ग्रीष्मकाल ही है, क्योंकि शीतकाल में निसंदेह ठंडे के कपड़े जरूर शरीर पर होते। तो मौसम ऋतु परिवर्तन महाद्वीपीयता की बहुत बड़ी विशेषता है। यहां पे हम लोग थे। इसके बाद का कारण था उच्चावच, स्थलाकृति, तुंगता, ऊंचाई। भारत में ऊंचे नीचे क्षेत्र हैं, हिमालय है, मैदान है, पठार है, पठार पर भी पहाड़ियां हैं, समुद्र तटीय स्थिति है, मैदान है, ये सागर है, पठार है भारत में, पठार के पर्वत हैं, ये भारत के मध्यवर्ती मैदान है, ये हिमालय है। बोलिए, ये ऊंचाई, उच्चावच। उच्चावच का मतलब वो ऊंचे नीचे क्षेत्र का होना। अब सभी क्षेत्रों में सूर्यातप की मात्रा अलग अलग होंगी, तो तापमान भी T1, T2, T3, T4, T5 सबका तापमान अलग होगा। प्रेशर, वायुदाब भी अलग होगा, P1, P2, P3, P4, P5, समझ रहे हैं? मौसम भी अलग अलग होंगे। T4 टेम्परेचर, P4 प्रेशर। तो अलग अलग ऊंचाई के क्षेत्रों में, अलग अलग स्थलाकृतियों में सूर्यातप की मात्रा, सूर्य से आने वाली किरणों के अवशोषण से, अवशोषण को हम सूर्यातप कहते हैं, तो सूर्यातप की मात्रा अलग है, सूर्य की किरणों का प्रभाव अलग अलग है, तापमान अलग अलग है, वायुदाब अलग अलग है। तो स्थलाकृति उच्चावच की विविधता तापमान, प्रेशर को प्रभावित करेंगी। निस्संदेह वो वर्षा की मात्रा को भी प्रभावित करेंगी, निस्संदेह वहां की मौसमी एवं जलवायु दशाओं को भी प्रभावित करेंगी। ठीक इसी प्रकार आपको पता होगा कि जैसे जैसे हम सागर तल से, ये सागर तल अगर ले लें, सागर तल है और सागर है, जैसे जैसे सागर तल से ऊंचाई की ओर जाते हैं, सागर तल से ऊंचाई की ओर जाते हैं, 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति किलोमीटर की दर से तापमान में कमी आती है। 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति किलोमीटर ये ताप ह्रास होता है। तो यही तुंगता। तो जैसे जैसे ऊंचाई की ओर जाएंगे तापमान में कमी आती है। तो स्वाभाविक है विभिन्न ऊंचाई के क्षेत्रों का तापमान क्या होगा, अलग होगा। इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा। तो बहुत बड़ा फैक्टर। तो भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारक हैं। इसलिए भारत में एक विशिष्ट जलवायु होते हुए भी विभिन्न क्षेत्रों की जलवायु और मौसमी दशाओं में पर्याप्त अंतर होता है। भारत उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु का क्षेत्र है, लेकिन उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु के अंतर्गत भी भारत के विभिन्न क्षेत्रों की जलवायु अलग अलग है, विभिन्न क्षेत्रों की मौसमी दशाएं अलग अलग है। अरुणाचल की अलग है, गुजरात की अलग है, कन्याकुमारी की अलग है और जम्मू कश्मीर की अलग है। पश्चिमी राजस्थान की अलग है, पूर्वी राजस्थान की अलग है, समुद्र तटीय भागों की अलग है। वहीं मंगलोर की अलग है, बंगलोर की अलग है। मंगलोर की जलवायु अलग, अधिक वर्षा वाला क्षेत्र, बंगलोर में कम वर्षा। वहीं आ जाइए मुंबई में अधिक वर्षा, पूर्व की तरफ पुणे में कम वर्षा, महाबलेश्वर में अधिक वर्षा,
पूर्व की तरफ गोकक में कम वर्षा, वहीं पास पास ही है लेकिन तापमान अलग अलग, वर्षा की मात्रा अलग अलग, जलवायु की दशाएं अलग अलग। ये क्या है? उच्चावच और स्थलाकृतियों के कारण सीधे सीधे जलवायु में विविधता पाई जाती है। हिमालय में भी घाटी की जलवायु अलग और पर्वतीय ऊंचाई वाले भागों की जलवायु अलग अलग। जैसे जैसे ऊंचाई की ओर जाती है तापमान में कमी होती जाती है। तो भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले इतने सारे कारक हैं कि इसीलिए भारत की कोई एक जलवायु, कहने को हम कहते हैं कि भारत की एक जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी, लेकिन उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु के अंतर्गत ही पर्याप्त क्षेत्रीय विविधता, स्थानिक विविधता पाई जाती है। अर्थात भारत की जलवायु नहीं, जलवायुओं की बात की जानी चाहिए। भारत की जलवायुओं की बात की जानी चाहिए था। भारत में कई जलवायु हैं, भारत में एक जलवायु नहीं है। इसके अलावे उष्णकटिबंधीय चक्रवात का प्रभाव अलग अलग है। अरब सागर, बंगाल की खाड़ी के चक्रवातों का प्रभाव अलग अलग है। भूमध्य सागर से उत्पन्न शीतोष्ण चक्रवात भारत में प्रवेश करती हैं तो केवल उत्तर भारत में रह जाती हैं, वो दक्षिण भारत में नहीं रहती। लेकिन अरब सागर, बंगाल की खाड़ी से जो साइक्लोन उत्पन्न होता है ट्रॉपिकल, वो लगभग तटीय भागों के साथ साथ आप देख रहे हैं बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा को ही प्रभावित करती हैं। तो इतने सारे फैक्टर भारत की जलवायु को प्रभावित करते हैं। मीन्स भारत को पढ़ना समझना एक इंटरेस्टिंग कह सकते हैं बात है और हम आपको उस इंटरेस्ट तक ले जाएंगे। तो इस टॉपिक में हमने भारत की जलवायु को समझाने का प्रयास किया और जलवायु प्रदेश हम अलग से पढ़ेंगे, मॉनसून अलग से पढ़ेंगे, मॉनसून के कई खंड पढ़ेंगे। तो आप इंतजार कीजिए भारतीय मॉनसून पर हमारे लेक्चर का। थैंक यू वेरी मच। मुलाकात होती है फिर।